नमस्कार, मैं अजय कुमार। कहीं आप ऐसी दवा का तो सेवन नहीं कर रहे हैं जो आपका इलाज करने की बजाय आपको भीतर ही भीतर बीमार बना रही है। आप जो दवा खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है? उसकी गुणवत्ता को लेकर सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या आपने कभी इन सवालों पर सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आपको क्यों सोचना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी वाला उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक छोटा सा देश है। यहां पर एक दुर्घटना घटी है। तकरीबन 19 बच्चों ने कप सिरप पीने की वजह से अपनी जान गंवा दी है। वहां की सरकार का कहना है कि उन्होंने जान गंवाई है जिस कप सिरप से, वह कप सिरप नोएडा के मेरियन बायोटेक में बनी थी, यानी कि भारत में बनी थी। और भारत सरकार ने यह किया है कि मेरियन बायोटेक की नोएडा की इकाई की सभी दवाई बनाने से जुड़े जितने भी कामकाज हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया है और इस मामले की छानबीन कर रही है। महज 2 महीने पहले ही एक और घटना घटी थी। अफ्रीका के गांबिया में भारत में बने कप सिरप पीने की वजह से 72 बच्चों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। इसे सोनीपत की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया था। इन दोनों मामलों की लेबोरेटरी की छानबीन से पता चला है कि कप सिरप में जरूरत से ज्यादा डीएथिलीन ग्लाइकोल और एथिल ग्लाइकोल की मौजूदगी थी। बच्चों की मौत की यही वजह बनी है। जानकारों का कहना है कि डीएथिल ग्लाइकोल और एथिल ग्लाइकोल जहरीले रसायन हैं। कानून कहता है कि किसी भी दवा में इनकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। इनका इस्तेमाल गाड़ियों के ब्रेक ऑयल के तौर पर होता है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि कप सिरप में इसकी मिलावट दिखती है। पहली बात तो यह है कि दवा में इस्तेमाल होने वाले जो रसायन होते हैं वह कड़वे होते हैं। बच्चों को पिलाने के लिए उसे मीठा बनाने की जरूरत होती है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रोपिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल होता है। प्रोपिल ग्लाइकोल की जगह डीएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल होता है तो दवा जानलेवा बन जाती है। दवा बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वह कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन की ढंग से जांच परख करे। कानून भी कहता है कि दवा बनाने वाली कंपनी को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन की जांच परख जरूर करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि वह उस संभावना को स्वीकार कर रही है जो जानलेवा हो सकती है। डीएथिलीन ग्लाइकोल की वजह से बच्चों की मौत की घटना केवल 1-2 बार होती तो कहा जाता कि यह गलती हो गई है, मगर ऐसा नहीं है। केवल 1 और 2 बार नहीं हुई है, बल्कि यह घटना 1972 से लेकर 2020 तक तकरीबन 5 बार हो चुकी है। चेन्नई, मुंबई, बिहार, गुड़गांव और जम्मू में इसकी वजह से बच्चों की मौत हो चुकी है। दवा पीने की वजह से 5 बार की घटना बताती है कि इसकी दोषी वह रेगुलेटरी संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी रसायन के जांच परख से जुड़ी होती है। गुड़गांव में तकरीबन 33 बच्चों की मौत हुई थी और जम्मू में तकरीबन 11 बच्चों की मौत हुई थी। डीएथिलीन ग्लाइकोल की वजह से मरने वाले बच्चों की संख्या जितनी बताई जाती है उससे ज्यादा होती है। ठीक ठाक संख्या का पता इसलिए नहीं लग पाता है क्योंकि डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल बात होती है कि वह मौत के जो जिम्मेदार कारण है उसको वह ढंग से इस बात से जोड़ पाए कि मिलावटी दवा की वजह से वह मौत हुई है। दवा क्षेत्र में होने वाली धांधली पर काम करने वाले और द ट्रूथ पिल के लेखक दिनेश ठाकुर इंडियन एक्सप्रेस के अपने एक लेख में बताते हैं कि जब दवा पीने की वजह से मौत की घटनाएं सामने आती हैं तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कदम उठाए ताकि उस दवा की सप्लाई रुक जाए। सरकार को चाहिए कि जहां से कच्चा माल की सप्लाई की गई है उस कंपनी का नाम पब्लिक कर दे, उससे यह पता लगाए कि उसने कहां कहां माल बेचे हैं। जहां जहां उस कंपनी ने माल बेचे हैं उससे बनने वाली दवा की सप्लाई को रोक दिया जाए। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे बच्चों की जान बचा ली जाती। बड़े ध्यान से सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक ही जगह से कच्चे माल के तौर पर रसायन की सप्लाई कई कंपनियों के लिए होती होगी। जिस कंपनी ने भी बिना जांच परख के मिलावटी कच्चे माल का इस्तेमाल किया होगा उस कंपनी की दवा नुकसानदायक बन जाती होगी। यानी ऐसी दवा को बाजार में जाने से पहले ही रोक देना चाहिए। अब इस संभावना के बारे में भी सोचिए। सोनीपत और नोएडा की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। यहीं पर मौजूद कंपनियों से बने कप सिरप को पीने की वजह से गांबिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत हुई। दोनों मामले में मौत की जिम्मेदार डीएथिल ग्लाइकोल और एथिल ग्लाइकोल जैसे जहरीले रसायन ही रहे। इसलिए ऐसा मुमकिन है कि दोनों कंपनियों को किसी एक ही जगह से
कच्चे माल के तौर पर रसायन की सप्लाई की गई हो। दिनेश ठाकुर का कहना है कि उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि वह कच्चे माल की सप्लाई करने वाली कंपनी का पता लगाकर जहां जहां इसने सप्लाई की है वहां वहां की दवा रोक दे, मगर भारत सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया। अगर भारत सरकार ऐसा कदम उठाती तो शायद यह हो सकता है कि उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत ना होती। गांबिया वाली दुर्घटना पर सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि भारत की दवा में शामिल रसायन मिलावटी थे। सरकार का कहना है कि मेडेन फार्मास्यूटिकल में बने जिन 4 कप सिरप का जिक्र WHO ने किया था, हमने उन्हें सरकारी लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा था। चारों प्रोडक्ट मानकों पर खरे उतरे हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने इसके ठोस साक्ष्य पेश किए हैं कि भारत में बनी दवा में डैथिल काइक्लोल और एथिल ग्लाइकोल की मौजूदगी थी और इसी की वजह से मौत हुई है। अब सवाल यह बनता है कि सरकार की तरफ से यह सब क्यों किया जाता है? सरकार की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों आती है? जानकार कहते हैं कि भारत दुनिया भर में सस्ते दामों में जेनरिक दवाई सप्लाई करने के लिए जाना जाता है। जेनरिक दवाई का मतलब वह दवाइयां जिनका इजाद भारत में नहीं हुआ है, किसी दूसरे देश में इजाद हुई दवा के फॉर्मूले को कॉपी कर बनाई जाने वाली दवा जेनरिक दवा के अंतर्गत आती है। आजादी से लेकर अब तक की हकीकत यह है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मसला यह है कि भारत में एक भी दवा का इजाद नहीं हुआ है। एक तरह से कह लीजिए तो भारत की छवि दुनिया में फार्मेसी के गढ़ के तौर पर तो जरूर बनी है, मगर वह सारी दवाइयां जेनरिक दवाइयां होती हैं। दुनिया भर में 20% जेनरिक दवाई भारत की बनी हुई बिकती है और तकरीबन दुनिया भर की 50% वैक्सीन भारत से सप्लाई की जाती है। सरकार को लगता है कि भारत में बने दवा की वजह से मौत की जिम्मेदार भारत की फार्मा कंपनियां मानी जाएंगी, तो फार्मेसी के क्षेत्र में बना भारत का ब्रांड धूमिल होगा। मगर आप खुद सोचिए कि किसी देश का ब्रांड बड़ा होता है या बच्चों की मौत। अगर सारा संसाधन छवि बचाने में लगा दिया जाएगा तो उन कारणों को कैसे तवज्जो दिया जा सकता है जिसकी वजह से दवाओं में मिलावट होती है? अगर दवा क्षेत्र के नियामक संस्थाएं सारा ध्यान पब्लिक रिलेशन पर देंगी तो ऐसे संकट से कैसे लड़ा जा सकता है? यह बात साफ तौर पर समझनी चाहिए कि सच छुपा लेने से ब्रांड एक ना एक दिन तो जरूर टूट जाएगा, मगर सच उजागर कर देने से, उसे सुधारने से ब्रांड हमेशा बचा रहेगा। विपक्ष के नेता जयराम रमेश की टिप्पणी कहती है, मोदी सरकार को भारत के बारे में शेखी मारना बंद करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जानकार कहते हैं कि गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए तो गरीब इलाकों में कम गुणवत्ता वाली दवाई बेची जाती है। जैसे भारत में बनी दवा जो अमेरिका में बेची जाएगी, उसकी गुणवत्ता किसी अफ्रीकन देश में भेजी गई दवा से ज्यादा अच्छी होगी। अमेरिका में भेजे जाने वाली दवा की जांच परख ज्यादा अच्छे तरीके से की जाएगी। यह सब पैसे का खेल है। जहां अच्छा पैसा मिलता है वहां के लिए अच्छी दवा, और जहां कम पैसा मिलता है, जहां गरीबी है, वहां के लिए काम चलाऊ दवा। कहने का मतलब यह है कि किसी गरीब द्वारा पैसे का इंतजाम कर लेने के बाद भी, किसी तरह से दवा खरीद लेने के बावजूद भी यह मुमकिन है कि वह दवा उसके लिए नुकसानदायक साबित हो जाए। सरकार का खुद का आंकड़ा कहता है कि गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में साल 2007 से लेकर अब तक दवाओं के तकरीबन 7500 सैंपल ऐसे हैं जो सरकार के जांच परख में गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरते हैं। मगर सोचने वाली बात है कि इन दवाओं को बाजार से रोका नहीं गया। यह दवाइयां बाजार में बिक रही हैं। इन दवाइयों की खराब गुणवत्ता के चलते धीरे धीरे ही सही, मगर शरीर पर बहुत खतरनाक किस्म का नुकसान पड़ता है। अल्सर और कैंसर जैसे अनेक बीमारियों की ढेर सारे कारण में यह भी शामिल है कि व्यक्ति खराब गुणवत्ता की दवा का सेवन कर रहा था। कानून यह कहता है कि अगर यह साबित हो जाए कि कोई कंपनी जानबूझकर दवा में मिलावट कर रही है जो नुकसानदायक है, तो उस कंपनी पर ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक की जेल की सजा और फाइन लगाया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां किसी ना किसी तरह का जुगाड़ लगाकर ज्यादातर मामलों में बच निकलती हैं। बहुत कम ही बार ऐसा हुआ है कि किसी को सजा मिली हो। सजा के तौर पर फाइन से ही काम चला लिया जाता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट
में बदलाव की बात की जा रही है। कुछ कंपनियां तो अब यह कह रही हैं कि इस तरह के मामलों को आपराधिक श्रेणी से अलग कर दिया जाए, मतलब किसी भी तरह की सजा ना दी जाए और सजा के तौर पर केवल फाइन ही लगाया जाए। भारत में जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उतने ही ड्रग रेगुलेटर की संस्थाएं हैं। एक संस्था केंद्रीय स्तर पर काम करती है जिसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इन सबको मिलाकर देखा जाए तो भारत में 38 रेगुलेटर संस्थाएं काम करती हैं। अलग अलग रेगुलेटर होने के कई फायदे होते हैं, मगर एक बड़ी दिक्कत यह बनती है कि जहां पर सबको मिलकर के एक साथ काम करना चाहिए वहां पर सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर बिहार का ड्रग रेगुलेटर किसी दवा को प्रतिबंधित करता है और कहता है कि बाजार से इसे हटा दिया जाए, तो हो सकता है कि गुजरात का ड्रग रेगुलेटर उसे प्रतिबंधित ना करे और बाजार में ही रहने दे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो एक आदेश पर, एक ऑर्डर पर किसी दवा के उत्पादन, स्टॉक और सारी सप्लाई को अचानक से रोक दे। चलते चलते एक और जानकारी ले लीजिए। भारत में हिमाचल प्रदेश दवा बनाने की कंपनियों का गढ़ माना जाता है। दवा लाइसेंस से हिमाचल सरकार को अच्छी खासी कमाई होती है, मगर आरटीआई से यह बात पता चली है कि यह एक ऐसा राज्य है जहां पर दवा की गुणवत्ता ठीक है या नहीं, यह जांचने के लिए केवल एक सरकारी लेबोरेटरी है। अगर रेगुलेटरी संस्थाओं के कामकाज का यह हाल है तो कैसे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की हुई दर्दनाक मौत की घटनाएं फिर से नहीं दोहराई जाएंगी, और जो आप दवा का सेवन कर रहे हैं वह गुणवत्ता के मामले में ठीक है, वह आपका इलाज करने के बजाय आपको बीमार नहीं बना रही है। शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।